अध्याय 16। ससुर प्रकट होते हैं। शिवा के अचानक प्रकट होने से चौंककर अंजलि सोफे से कूद गई और उसकी बाहों से बचने के लिए संघर्ष किया। उसने शिवा को घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझे छूने की अनुमति नहीं है। अरे अब तुम्हें इतना ज्यादा प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। शिवा ने अपने कंधे उचकाते हुए मुंह बनाया। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। अगर मैंने तुम्हें सच में चूमा तो मुझे यकीन है कि आधी रात को मुझे साइको फिल्म की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अंजलि ने शिवा को अनदेखा करते हुए टीवी रिमोट पर एक बटन दबाया। जैसे ही टीवी बंद हुआ, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, ये जानते हुए कि शिवा को अब रोम कॉम देखने के उसके दोषी आनंद का पता चल गया है। उसने शिवा को गुस्से से देखा। मैंने दाई माँ से सुना है कि तुम अपना पुराना सामान पैक करने गए हो। तुम उन गंदी चीजों को मेरे घर में लाने की हिम्मत मत करना। चिंता मत करो, ये सिर्फ कपड़ों का कुछ सामान है। शिवा ने सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से बैग की ओर इशारा करते हुए कहा। हालांकि मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यहाँ रहने के बाद मेरे मटन स्क्यूअर स्टैंड का क्या होगा। तुम अभी भी अपना स्टैंड खोलना चाहते हो? अंजलि ने शिवा को ऐसे देखा जैसे वह किसी सनकी को घूर रही हो। चाहे उसने उसे कितना भी समझने की कोशिश की हो, वह कभी भी मटन कटार बेचने के उसके जुनून को नहीं समझ पाई। अपनी आंखें झपकाते हुए शिवा ने जवाब दिया, इसमें क्या है? हमारे विवाह अनुबंध ने मुझे मटन कबाब बेचने से नहीं रोका है ना? अंजलि ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मैं किसी भी तरह से तुम्हें मटन की कटार बेचने की अनुमति नहीं दूंगी। कल तुम्हें बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी होगी। बेहतर होगा कि तुम किसी दफ्तर की इमारत में सम्मानजनक नौकरी ढूंढो। शिवा ने हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। सच कहूं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर, जो उसने आसानी से हासिल की थी, उसके लिए ज्यादातर टॉप कंपनियों में प्रवेश करना बहुत आसान होगा, लेकिन उसे ऐस बड़ी वाले दफ्तर में बैठने की आदत नहीं है। उसकी नज़र में इस तरह का करियर सड़क पर मटन की कटार बेचने की खुशी से कभी मेल नहीं खा सकता। आपको कोई बहाना सोचने की जरूरत नहीं है, यह अनिवार्य है, अंजलि ने बीच में कहा। अंजलि की अगर तुम अपनी नौकरी नहीं बदलोगे तो तुम मर जाओगे वाली निगाहों को देखते हुए और उसकी पिछली आत्महत्या की धमकी को याद करते हुए शिवा को अचानक ठंडा पसीना आया और उसने तुरंत सहमति दे दी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कल मैं जाकर एक नई नौकरी ढूंढूंगा। ये शब्द सुनकर अंजलि ने सहमति से सिर हिलाया। अचानक कुछ याद आने पर उसने अपना बैग निकाला और उसमें से एक नया स्मार्टफोन निकाला। इसे शिवा को देते हुए उसने कहा, ये लो, यह फोन ले लो। अगर तुम बाहर जाओ तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी। शिवा ने उत्साह से फोन प्राप्त किया। ऐसा लगता है कि यह एक लाभदायक विवाह है। एक हवेली, एक स्पोर्ट्स कार और यहाँ तक कि एक मुफ्त फोन भी। भले ही ये पत्नी थोड़ी दूर की दिखती है, लेकिन वह बहुत आकर्षक और शिष्ट है। शिवा के आनंदित भाव को देखकर अंजलि उसे तिरस्कार भरी नजर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। थके हुए खिंचाव की मुद्रा बनाते हुए, एक जम्हाई को दबाते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम कल की नौकरी की तलाश की तैयारी कर सकते हो। जैसे ही अंजलि सीढ़ियां चढ़ने लगी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दाई माँ, जो कि रसोई में व्यस्त थी, अपने गीले हाथों को एप्रन पर पोंछते हुए बाहर निकली और दरवाजा खोला। मालिक, आप आ गए। दाई माँ को ये कहते हुए सुनकर अंजलि का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह घर में घुसते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखने के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से मुड़ी। परिपक्व व्यक्ति ने गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जबकि उसकी दाढ़ी अच्छी तरह से कटी हुई थी और वह एक परिष्कृत आभा दे रहा था। आप उसकी उम्र का अंदाजा केवल उसकी आंखों के पास की झुर्रियों और सफेद बालों की अनगिनत लटों से लगा सकते थे। कोई भी व्यक्ति उसके रूप रंग से ही स्पष्ट रूप से बता सकता था कि वह अंजलि का पिता है। उसी समय रणवीर रावत दरवाजे से अंदर आया। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया था। अंजलि को खंजर भरी निगाहों से देखते हुए उसने जल्दी से अपनी नजर घुमाई और शिवा की तरफ देखा। पिताजी, अंजलि ने कमजोरी से पुकारा। उसके आने से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अजनबी हो और उसकी कोई भावनाएं न हों। पिता, रणवीर ने ठंडी हंसी में कहा, क्या तुम अपनी नज़र में मुझे पिता के रूप में देखती हो? बिना किसी चेतावनी के तुमने इस अजीबोगरीब क्रूर व्यक्ति से शादी कर ली। क्या तुम मुझे पिता के रूप में देखती हो? रणवीर की दहाड़ से पूरा कमरा हिल गया और गूंज उठा। गलत जगह और गलत समय पर खड़ी दाई माँ बुरी तरह डर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बेटी अपने पिता को बताए बिना किसी से शादी कर लेगी। अंजलि की आंखें लाल होने लगी और अंदर से आंसू बहने लगे। हालांकि उसने खुद को संभालते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है,
मेरी शादी मेरा फैसला है। तो क्या हुआ अगर वह एक क्रूर व्यक्ति है? मैं उस यश रॉय के बजाय इस लड़के से शादी करना पसंद करूंगी। क्या तुम अपने पिता से इस तरह बात करते हो? रणवीर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बहुत बढ़िया, तुम्हें बड़ा करना कितना बेकार है। कभी मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें कंपनी दी है, मैं तुम्हें यह नहीं सिखा सकता कि तुम्हें क्या करना है। मत भूलना, मेरे पास अभी भी कंपनी के 30% शेयर हैं। मैं एक बड़ा शेयरधारक हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। पिताजी, अंजलि ने अपने होंठ काटे और रो पड़ी। जब से मैं छोटी थी, तब से सिर्फ माँ और दादी ही मेरे साथ थीं। मैंने तब कभी आपकी परछाई तक नहीं देखी। इसके अलावा मुझे यश बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको इस बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वो पसंद नहीं है तो क्या हुआ? रॉय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के अगले सीईओ से सगाई करने में कोई बुराई नहीं है। और क्या तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हें वास्तव में ये क्रूर आदमी पसंद है? रणवीर ने शिवा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो स्थिर खड़ा था। रणवीर के प्रवेश करने से लेकर पिता पुत्री की बातचीत तक शिवा को ज्यादातर समझ में आ गया था कि क्या चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बदमिजाज पिता के दबाव के कारण ही अंजलि ने उससे शादी करने का फैसला किया था। लेकिन निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला जिसके कारण उनका पुरुष महिला संबंध बना, वह भी इस विवाह का एक बड़ा कारण है। एक से ज्यादा बार जानवर कहे जाने पर मिट्टी के बुद्ध का दिल भी असहज महसूस करेगा। शिवा, जिसने उस आदमी के दामाद की भूमिका नहीं निभाई थी, ने रणवीर की उंगली को देखा और कहा, चाचा, मैं आपको अपनी उंगली नीचे रखने की सलाह देता हूँ। ये खतरनाक हो सकता है। रणवीर ने व्यंग्य किया, तुम मूर्ख हो, तुम भी मुझसे उल्टा बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम कौन हो। मैंने पहले ही लोगों को स्पष्ट रूप से जांच करने के लिए नियुक्त कर दिया है। तुम सिर्फ एक गीले बाजार के मटन कटार विक्रेता हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया कि वह तुमसे शादी कर ले, लेकिन मेरी नज़र में तुम सिर्फ बकवास के ढेर हो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अचानक रणवीर, जो बहुत ही ऊंचा और शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा था, ने दर्द में अपनी उंगली वापस खींच ली। अपनी उंगली पकड़े हुए आप उसके माथे से पसीने की बूंदें लुढ़कते हुए देख सकते थे। शिवा, तुम। अंजलि ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। शिवा का हाथ तुरंत बाहर निकल आया और उसने लिनकुन की फैली हुई उंगली को दबा लिया। और फिर उसने अपनी उंगली इतनी तेजी से वापस खींच ली कि ऐसा लगा जैसे उसने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। शिवा ने शांत भाव दिखाया और मुस्कुराते हुए अंजलि की ओर मुड़ा। यह कोई गंभीर बात नहीं है। मुझे बस ये पसंद नहीं है जब लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं और गालियां देते हैं, खासकर तब जब मैंने उन्हें पहले ही ऐसा न करने की सलाह दी थी। उसकी उंगली टूट गई है। इसे ठीक होने में लगभग 10 दिन से 1 महीने तक का समय लगेगा। यदि ये पहले वाला होता तो उस आदमी का सिर फोड़ दिया गया होता। रणवीर ने दर्द को रोका और दहाड़ते हुए कहा, बस तुम रुको कमीने। मैं तुम्हें चैन की मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुमसे निपटने के लिए किसी को ढूंढूंगा। पिताजी, बात करना बंद करो। आपके हाथ को क्या हुआ? हालांकि अंजलि अपने पिता से नफरत करती थी, लेकिन खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। इस समय रणवीर की दर्दनाक अभिव्यक्ति को देखते हुए अंजलि का दिल नर्म हो गया और वह उसे सहारा देने के लिए नीचे बैठ गई। तुम फूहड़, मुझे मत छुओ, रणवीर चिल्लाया और अचानक उसने अंजलि को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पिताजी, आप। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसे वाकई एक बदचलन लड़की कहेंगे। अंजलि की आंखें धुंधली हो गईं और वह बेहोश होने वाली थी। कोने में दाई माँ पहले से ही रो रही थी, लेकिन यह उसकी जगह नहीं थी कि एक नौकर बोल सके। हालांकि अंजलि को जमीन पर रोते हुए देखकर वह जल्दी से उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर गई। रणवीर लंगड़ाते हुए वापस आया और शिवा को घूरने लगा। युवक, याद रखो तुमने मुझे कैसे मारा था। मैं, रणवीर रावत, ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी मौत को समझ न पाओ। अंजलि को एक तरफ फेंके जाने पर शिवा को लगा कि उसका दिल अनजाने में ही सिकुड़ गया है। चाहे वह कितनी भी ठंडी क्यों न हो, कलम और कागज पर वह अभी भी शिवा की कानूनी पत्नी थी। उसके अंदर गुस्सा उमड़ने लगा। जबकि शिवा का चेहरा शांत लग रहा था, केवल उसके होंठ ही उसके व्यवहार को धोखा दे रहे थे, जो तिरस्कारपूर्ण भाव दर्शा रहे थे। मैं ये सिर्फ एक बार ही कहूँगा, मैं कभी भी मुसीबत की तलाश में नहीं घूमता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और मेरी पत्नी के बीच क्या हुआ, और मुझे जानने की कोई परवाह भी नहीं है। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, मुझे धमकी से नफरत है।
रणवीर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना एक बिजली की गति से हथेली रणवीर के बाएं गाल पर लगी। पापा! पूरा लिविंग रूम खामोश हो गया क्योंकि तीखी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। तभी हाल ही में खड़े रणवीर को एक ही थप्पड़ से बेहोश कर दिया गया। युवा मास्टर, इस बारे में दाई माँ हकलाते हुए बोली क्योंकि उसने शिवा की असाधारण ताकत पर ध्यान नहीं दिया था। हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? इस हंगामे को देखिए। जहां तक अंजलि की बात है, वह पहले ही दाई माँ की बाहों में गिर चुकी थी क्योंकि वह इन पिछली घटनाओं को बिना किसी चिंता के देख रही थी। शिवा ने उदासीन स्वर में कहा, दाई माँ, बस अंजलि का ख्याल रखना। मुझे इस बेवकूफ सुअर से निपटने दो। ये शब्द कहने के बाद शिवा ने रणवीर को जमीन से उठाया और घसीटकर घर से बाहर निकाला। थोड़ी दूर चलने के बाद शिवा कूड़ेदान के पास पहुंचा, रणवीर को हल्के से उसमें फेंक दिया और बाद में लोहे का ढक्कन बंद कर दिया। एपिसोड 17, अध्याय 17, सुअर भी उससे ज्यादा प्यारा है। अंजलि ने अपने बंधे हुए बालों को खोला और मुलायम और चिकने बालों को अपने अतुलनीय सुंदर और कोमल चेहरे पर गिरने दिया। हालांकि उस खूबसूरत चेहरे पर एक पीला और थका हुआ भाव था जो उसके लिए दया जगाता है। शिवा को प्रवेश करते देख अंजलि ने जटिल भावनाओं के साथ अपना सिर उठाया। उसने यह नहीं पूछा कि शिवा ने रणवीर को कैसे संभाला और इसके बजाय आत्म उपहास की मुस्कान दिखाई। मैं तुम्हारे लिए एक मजाक बन गई हूँ, ये सही है। मेरे पास ऐसा पिता है, मेरा परिवार ऐसा मजाक है। क्या तुम मुझे बहुत दयनीय पाते हो? क्या तुम अपने दिल में मेरे साथ सहानुभूति रखते हो? मेरे साथ सहानुभूति मत रखो। मुझे किसी की सस्ती सहानुभूति की जरूरत नहीं है, खासकर तुम्हारी। किसने कहा कि मुझे तुम पर दया आती है? शिवा ने हंसते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाली और धुएं का आनंद लिया। आपको मेरे सामने धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। अंजलि ने भौहें सिकुड़ी और अपने सामने धुआं छोड़ने के लिए नाखुशी से अपना हाथ हिलाया। शिवा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बगल में बड़े सोफे पर लेट गया, अपना सिर उठाकर सिगरेट पीने लगा और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ सलाह चेतावनी देना चाहता हूँ, मुझे इतनी दयनीय नज़र से मत देखो। कम से कम तुम जानती हो कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम्हें अपने बड़ों से पहले भी प्यार मिला है। हालांकि तुम्हारा परिवार उतना स्नेही नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारा एक परिवार तो है। इसके अलावा आप इतने सुंदर पैदा हुए हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है। जन्म से ही आपको खाने या कपड़ों की चिंता नहीं होती। इतनी कम उम्र में आप लग्जरी कारें चलाते हैं। आपके पास वह सब है जो आप चाहते हैं। आपके लिए ये समझना असंभव है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये भी नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन हैं या वह कहाँ से है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और ऐसा महसूस करना कैसा होगा? अचानक ऐसे शब्द सुनकर अंजलि दंग रह गई। पहली बार अंजलि ने गंभीरता से शिवा की आंखों में देखा। उन आंखों में उदासी और अकेलापन दिखाई दे रहा था, जिससे अंजलि का दिल अनजाने में ही सिकुड़ गया। शिवा यही नहीं रुके। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जैसे कि वह खुद से बात कर रहे हों। उन्होंने कहा, जब आप छोटे थे तब से आप हमेशा अकेले रहे हैं। जब भूखे हों, जब ठंड हो, जब धमकाया जाए, जब पीटा जाए, बिल्कुल अकेले। ... बिना पिता या माता के, बिना परिवार के, बिना भाई बहन के, यहाँ तक कि दोस्त भी नहीं। जीवित रहने के लिए आप खून बहने तक लड़ते हैं, सिर्फ फफूंद लगे बिस्किट के लिए, पेट भरने के लिए। आप घास और पेड़ की छाल खाते हैं जब तक कि आपकी अंतड़ियों से खून नहीं निकलने लगता। कोई भी आपके जीवन की परवाह नहीं करेगा, कोई भी आप पर दया नहीं करेगा, क्योंकि आप दुनिया द्वारा त्याग दिए गए एक दयनीय जीवन रूप हैं। यहाँ तक कि एक पालतू कुत्ते का भी दर्जा आपसे ऊंचा है। उस आदमी की धीमी और कर्कश कहानी सुनकर अंजलि की आंखें फिर से लाल हो गईं, अपने लिए नहीं, बल्कि उस दयनीय जीवन रूप के लिए। मुझे खेद है। अंजलि ने अपना सिर नीचा किया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि आपका बचपन इतना कठिन था। शिवा ने अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे अपनी सामान्य अनुशासनहीन मुस्कान प्रकट की। मेरी अच्छी पत्नी, मैंने ये सब बनाया है। क्या तुमने वास्तव में इस पर विश्वास किया? आप? अंजलि ने अपना सिर उठाया। वह बस उसके लिए दुखी महसूस कर रही थी। फिर इस दुष्ट ने वास्तव में कहा कि उसने इसे बनाया है। अंजलि तुरंत क्रोधित हो गई। आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? हे, अपनी तरफ देखो। ये गुस्से वाला चेहरा तुम्हारे पहले वाले रोते हुए चेहरे से कहीं ज्यादा सुंदर है। शिवा ने प्रशंसा की। अंजलि के दिल में गर्माहट महसूस हुई। वह समझ गई कि शिवा ने उसका ध्यान भटकाने और दुख दूर करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन वह आभार के कोई शब्द नहीं कह पाई। उसने शिवा को ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। चूंकि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी शादी सिर्फ अनुबंध से हुई है, लेकिन अगर तुम्हारे माता पिता अचानक प्रकट हो गए तो चीजें जटिल हो जाएंगी।
शिवा की 2 उंगलियां सिगरेट के बट के साथ इधर उधर खेल रही थीं और वह स्पष्ट रूप से मुस्कुराया। एक बात है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले झूठ नहीं बोला था, मैं वास्तव में नहीं जानता कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैं 5 साल की उम्र से पहले उनसे अलग हो गया था, ये नाम ही मुझे याद है। मैं एक अनाथ हूँ। शिवा को ये कहते हुए सुनकर कि वह एक अनाथ है, अंजलि के दिल में खटास महसूस हुई। उसने अचानक उसे सांत्वना देने के बारे में सोचा, फिर भी वह नहीं जानती थी कि कैसे। आंतरिक रूप से संघर्ष करते हुए उसने सिर हिलाया, फिर चुप रही। कुछ देर तक दोनों के मौन रहने के बाद अंजलि ने आखिरकार कहा, शिवा, कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आखिरकार हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको ये जानने का अधिकार है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। शिवा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या आप उस मूर्ख सुअर जैसे पिता के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है? आपको मेरे पिता को बेवकूफ सुअर कहने की अनुमति नहीं है। अंजलि थोड़ा नाराज थी, अगर वह सुअर है तो क्या मैं भी सुअर नहीं हूँ? हे, मेरे परिवार की छोटी अंजलि बहुत सुंदर है, भले ही वह एक सुअर है, वह प्यारी और मीठी महक वाली होगी। तुम सुअर हो। अंजलि ने अपनी आंखें घुमाई, बिना किसी गुस्से के। वह मूल विषय पर लौट आए और बोली, मेरे पिता के पास कंपनी के 30% शेयर हैं और वह एक प्रमुख शेयर धारक है, मेरे बाद दूसरे नंबर पर। लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं है। आखिरकार मेरी दादी ने मरने से पहले 60% शेयर मुझे सौंप दिए थे। मेरा कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण है। हालांकि मेरे पिता के हाथों में एक पुराने विला का स्वामित्व है। क्या वह पुराना विला आपके लिए महत्वपूर्ण है? शिवा ने संदेह से पूछा। बेहद महत्वपूर्ण। अंजलि की आंखों में सुंदर यादों का भाव प्रकट हुआ। मेरे बचपन में मेरे साथ केवल मेरी दादी और माँ थी, मैं वहीं पली बड़ी। मेरे माँ और पिताजी की शादी केवल पैसे और लाभ के लिए थी। मेरे पिताजी मेरी माँ से प्यार नहीं करते थे, वे एक प्लेबॉय हैं, आज तक वे वैसे ही हैं। ... उद्धरण चिन्ह। ये सब कहने के बाद अंजलि की आंखों में घृणा के निशान दिखाई दिए। हालांकि वे दिन रात घर पर कभी नहीं रहते, फिर भी वे घर के मालिक हैं। स्वाभाविक रूप से जब दादी गुजर गईं, तो उन्होंने मुझे कभी वापस नहीं आने दिया, और क्योंकि वे एक अनैतिक जीवन जीते हैं, उनके वित्त लगभग समाप्त हो गए हैं और वे विला को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसका हमारी शादी से क्या संबंध है? शिवा ने उबाऊ लहजे में पूछा। अंजलि ने शिवा की ओर ठंडे अंदाज में आंखें घुमाई। मैं उससे विला वापस लेना चाहती हूँ, लेकिन वह मुझे देने को तैयार नहीं है। मैंने बाजार मूल्य से बहुत अधिक कीमत की पेशकश की है और वह अभी भी मुझे इसे बेचने को तैयार नहीं है। उसकी केवल एक शर्त है, वही कि मैं रॉय परिवार के युवा मालिक से शादी करूं। उसने स्पष्ट रूप से रॉय परिवार से लाभ प्राप्त किया है। पिता को बेटी की शादी के लिए भी जबरदस्ती करनी पड़ती है। मेरी राय में वह कोई बेवकूफ सुअर नहीं है, यहाँ तक कि सुअर भी उससे ज्यादा प्यारा है। शिवा ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। अंजलि ने शिवा की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की और आगे कहा, रॉय परिवार का यश रॉय हमेशा मुझे परेशान करता रहा है, लेकिन मैं रॉय परिवार के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हूँ। आखिरकार रॉय परिवार नासिक के शीर्ष 5 सबसे मजबूत परिवारों में से एक है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। इसलिए तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया, ताकि उस रॉय परिवार के बिगड़ैल बच्चे के दिमाग से कोई और विचार निकल जाए। पहले उस बाधा को पार किया जाए, फिर अपने बेवकूफ सुअर जैसे पिता से अचल संपत्ति वापस लेने का तरीका सोचा जाए। ये सही है। अंजलि ने थके हुए स्वर में सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों से उसका दिमाग इस समस्या को लेकर उलझन में है। महज 20 साल की एक युवा महिला पहले से ही इतना भारी बोझ उठा रही है। शिवा ने आह भरते हुए कहा, हे भगवान, तुम्हारा यह विचार लक्षणों को ठीक करता है लेकिन बीमारी को नहीं। अंत में तुम्हें अभी भी रॉय परिवार और अपने पिता से दबाव का सामना करना पड़ेगा। वह अभद्र बात है। मैं इसकी परवाह नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकती हूँ। हालांकि अंजलि की आवाज़ बहुत नर्म थी, लेकिन उसका लहजा अतुलनीय रूप से दृढ़ था। शिवा खड़ा हुआ, अपना नया फोन उठाया और चुपचाप दरवाजे की ओर चला गया। अंजलि ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं औरतों की तलाश में एक बार में जा रहा हूँ। शिवा ने गंभीरता से भरे चेहरे के साथ पीछे देखा। अध्याय 18। आकर्षक गुलाब। दिन के समय बार स्ट्रीट असाधारण रूप से शांत रहती है। केवल कुछ बिल्लियां और कुत्ते ही सड़कों पर घूमते रहते हैं। बहुत कम लोग और वाहन गुजरते हैं, जो रात के समय की हलचल से बिल्कुल विपरीत है। शिवा ने रोज बार का मुख्य दरवाजा खोला और झपकी ले रहे बारटेंडर लिटिल शैम का अभिवादन किया। फिर सीधे बार के पीछे वाले गलियारे में चला गया। शिवा के आगमन को देखकर कई वेटरों ने उसे रोका नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया।
वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि शिवा और रोज के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं था। बार के पीछे का रास्ता अजीब तरह से 50 मीटर से ज्यादा लंबा था। इसके अंत में सूट पहने दो लंबे आदमी खड़े थे, जो उनसे 3 मीटर पीछे एक खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। जब दोनों ने देखा कि शिवा आया है, तो उन्होंने तुरंत झुककर अभिवादन किया और स्वागत भाव से उनका पीछा किया। शिवा ने सिर हिलाया, फूलों से सजे लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला। अंदर से एक प्राकृतिक खुशबू फूट पड़ी, जो अपने साथ लवेंडर की हल्की खुशबू लेकर आई। यह आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ा कमरा है, जिसमें चिकने भूरे रंग की लकड़ी की फर्श, काले संगमरमर की दीवारें हैं और बीच में चमड़े के फ्रेम पर 7 फुट चौड़ा एक विशाल बिस्तर था। कॉफी के रंग की सजावट ने कमरे को कुछ गहरा आकर्षण दिया, जिससे कुछ हद तक कम प्रोफाइल वाली भव्यता का पता चलता है। कमरे के एक तरफ एक पूरा कांच का दरवाजा है। कांच के दरवाजे के बाहर एक खुली हवा में स्विमिंग पूल और एक छोटा बगीचा है। ये कल्पना करना कठिन है कि शोरगुल वाले बार के पीछे वास्तव में एक शांत आश्रय है। यही रोज का घर है। कमरे में प्रवेश करते ही शिवा को अवचेतन रूप से ठंड का एहसास हुआ और उसी समय बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बचाव के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। एक तीखी आवाज हवा में गूंजी। एक सफेद हाथ एक तीखी और ठंडी खंजर लिए अचानक शिवा के चेहरे से 3 इंच की दूरी पर दिखाई दिया, लेकिन ये पूरी तरह से अवरुद्ध था। छिपकर किया गया हमला अवरुद्ध होने के साथ ही उस हाथ में मौजूद खंजर एक झटके में घूम गया और बहते पानी की तरह सहज गति के साथ वह एक बार फिर शिवा की पसलियों में घुस गया। शिवा ने धीरे से अपना हाथ उस चिकने गर्म हाथ पर रखा, उसे धीरे से पकड़ा और बाहर की ओर धकेला। खंजर चलाने वाला हाथ अब शिवा के शरीर के 1 इंच भी करीब नहीं जा पा रहा था। छिपकर हमला करने वाली महिला को एहसास हुआ कि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है और उसने अपना छोटा पैर उठाकर शिवा की कमर पर वार किया। अप्रत्याशित रूप से, जैसे कि उसने इन सभी हरकतों का पहले से अंदाजा लगा लिया था, शिवा ने एक ही झटके में खंजर से उसके हाथ को नीचे धकेल दिया। छोटा पैर अभी पूरी तरह से उठा भी नहीं था, लेकिन खंजर पहले ही पैर का रास्ता रोकने वाले हथियार में बदल चुका था। मैं अब और नहीं खेलूंगा, रोज ने नाखुशी से मुंह बनाया और लापरवाही से खंजर को फर्श पर फेंक दिया। ये हमेशा एक जैसा होता है। मैं वास्तव में नहीं जानती कि तुम्हारे जैसे राक्षस ने कैसे प्रशिक्षण लिया है। तुम मुझसे भी छोटे हो, फिर भी तुम्हारे कौशल बहुत अच्छे हैं। शिवा ने रोज की कोमल बांह छोड़ दी। उस नाजुक एहसास से अलग होना मुश्किल हो गया। फिर वह मुस्कुराहट के भाव के साथ मुड़ा, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी, और कहा, बुरा नहीं है, पिछले महीने की तुलना में बहुत तेज। इस सुधार की दर को बेहद तेज माना जाता है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं अभी भी एक चाल में हार जाती हूँ। रोज ने शिवा की तरफ आंखें घुमाई और बड़े से बिस्तर पर शान से बैठ गई। चूंकि यह उसका कमरा था, रोज ने एक बेमिसाल कैजुअल अंदाज में कपड़े पहने हुए थे। रेशम से बना सफेद लेस वाला नाइट गाउन पहना हुआ था, जो उसके आकर्षक फिगर को ढांक रहा था। उसकी छाती पर वी नेकलाइन एक भरपूर जुड़वा चोटियों द्वारा ऊपर उठाई गई है। क्लीवेज से एक काली शिफॉन ब्रा दिखाई देती है, जो गुलाबी मांस के 2 गुच्छों को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। नाइट गाउन का निचला आधा हिस्सा आश्चर्यजनक रूप से छोटा है और केवल उसके गोल नितंबों को ढकता है, जबकि चिकनी सफेद जांघें फलों की तरह बाहर लटकी हुई हैं, जो दांतों की तरह चमक रही हैं। ... रोज की आंखों में गर्व झलक रहा था। कुछ कारणों से जिस आदमी ने उसे इतना समर्पित किया था, वह उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के खिलाफ उसके पास ज्यादा प्रतिरोध नहीं है। अपने दिल में चुपके से खुश होते हुए भी वह और भी ज्यादा चुलबुली नजरें फेंकती है। उसकी साफ आंखें ऐसी हैं जो आत्माओं को अपनी ओर खींच सकती हैं। शिवा, रोज तुम बहुत सुंदर है। सुंदर? शिवा ने अपनी लार निगल ली। उसे लगा कि उसका छोटा भाई पूरी तरह से उत्साही और बहादुर बन गया है। भगवान ने गलती की होगी। यह महिला नरक से आई होगी। क्या उन्होंने नहीं कहा कि केवल शैतानों के पास ऐसी आकृति होती है? छूना चाहोगे? रोज ने पलकें झपकाईं। एक हाथ से उसने धीरे से पट्टा हटाया, जिससे एक गोरी और कोमल छाती दिखाई दी। उसकी जांघें भी थोड़ी फैल गईं, जिससे उसके पैरों के आधार पर धुंधली सुंदरता थोड़ी स्पष्ट हो गई। शिवा ने गहरी सांस ली। उसने बहुत सी सुंदरियां देखी थी, और उसकी पत्नी अंजलि का और भी अधिक सुंदर चेहरा। उसके सामने गुलाब अभी भी शीर्ष श्रेणी का था, भले ही उसकी सुंदरता थोड़ी कम थी। यहाँ तक कि उसके आकर्षक स्वभाव का उल्लेख किए बिना उसका फिगर एक पके आड़ू जैसा था। वर्तमान गुलाब एक लाल गुलाब की तरह था, जिसमें मीठे अमृत के साथ सुगंध थी जो चक्कर आने का कारण बनती है। कोष्टक। शिवा धीरे धीरे रोज के ठीक सामने पहुंच गया और धीरे धीरे उसकी तरफ झुका।
उसने रोज की मनमोहक आड़ू के फूल जैसी आंखों में गहराई से देखा और अचानक शरारती हंसी। रोज, मैं वास्तव में उसे छूना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम खंजर लेकर मेरा हाथ नहीं काट दोगी, है न? क्या मैं इसे काट सकती हूँ? रोज ने आकर्षक ढंग से पूछा। तुम बहुत आकर्षक हो, मेरी हड्डियां नर्म हो रही हैं, शायद उस समय मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा। तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? रोज ने अपने होंठ चाटे और आलसी और कामुक स्वर में कहा। शिवा ने गुलाब की खुशबू को सांस के साथ अंदर लिया, जो फूलों की तरह कामोद्दीपक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें असाधारण रूप से स्पष्ट दिख रही थी। क्या इसके बदले में मुझे कुछ करने की जरूरत है? इन शब्दों के ठीक बाद रोज की मूल रूप से मोहक आंखों का सारा रंग उड़ गया और इसके बजाय कुछ निराशा, अस्वीकृति, दर्द और आक्रोश प्रकट हुआ। जटिल भावनाओं के असंख्य ने अचानक रोज को पागलों की तरह हंसा दिया। हाँ, शिवा, तो यह वही है जो आप मुझे देखते हैं। मैं तुम्हें किस रूप में देखता हूँ? शिवा ने हंसते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि मैं आपको बिस्तर पर लाने के लिए लगातार कोशिश करती रहती हूँ, ताकि मैं आपकी ताकत का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं? रोज ने स्पष्ट रूप से कहा। ये सही है, आपकी ताकत भयानक है। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जो मुझे आपकी तरह अजेय होने का मतलब बता सके। रोज ने अपनी ब्लाउज की पट्टियां वापस खिसकाते हुए कहा, एक बार फिर से अपनी खूबसूरत खुली त्वचा को ढांकते हुए। उसने शिवा का सामना किया और धीरे से कहा, उसी समय, मुझे तुम्हारी जरूरत है। भले ही मेरी रेड थॉर्न सोसाइटी और मेरे पिता की वेस्ट यूनियन सोसाइटी पश्चिम में दो सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड गिरोह हों, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी रेड थॉर्न सोसाइटी अभी भी बहुत छोटी है। अगर हम सच में एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह से लड़ेंगे तो वेस्ट यूनियन सोसाइटी अपने कुछ लोगों को खो सकती है, लेकिन हमारी रेड थॉर्न सोसाइटी निश्चित रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इस बिंदु तक बोलते हुए रोज के प्यारे चेहरे पर कुछ ठंडा आकर्षण प्रकट होता है। शिवा, क्या तुम्हें वह रात याद है जब हम पहली बार मिले थे? उस रात मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया था और मेरे आसपास के सभी अधीनस्थों का सफाया कर दिया गया था। मैं अकेली सड़कों पर भागने की कोशिश कर रही थी। शिवा चुपचाप सुनता है और हल्का सा सिर हिलाता है। उसके दिमाग में भी उस रात का दृश्य धीरे धीरे उभरता है। अध्याय 19, गोलियों जैसी वस्तुएं। भोर के समय आकाश में केवल भेड़िए के दांत जैसा चंद्रमा लगता रहता है, लेकिन इस समय दांत वाला चंद्रमा लाल दिखाई देता है। पश्चिमी क्षेत्र की एक शांत सड़क पर एक थका हुआ व्यक्ति एक गली से बाहर भागता है। उसने चमड़े के तन कपड़े पहने थे जो उसके आदर्श वक्रों को रेखांकित करते थे। इस समय उसकी बांह पर कई घाव थे, जिसमें से गहरा लाल खून रिस रहा था। उसने अपने हाथ में एक ठंडा काला खंजर कसकर पकड़ रखा है, जो चांदनी में भयावह किंतु चमकीला दिखाई देता है। उस पर लगा खून इस बात का प्रमाण है कि हाल ही में इसे किसी के शरीर में घोंपा गया है। मिस, अब भागने की कोई जरूरत नहीं है। महिला के सामने गोदाम से एक गहरी आवाज सुनाई दी। उसी समय महिला रुक जाती है और बाहर से आ रही असंख्य परछाइयों को सावधानी से देखने लगती है, जिनकी संख्या कम से कम 10 होती है। मुख्य व्यक्ति के सिर पर पट्टी बंधी है, चेहरा बहुत रूखा है, वह बड़ा काला कोट पहने हुए है। उसके हाथ में स्थानीय रूप से निर्मित ग्लॉक 37 पिस्तौल है, जो बिना किसी जल्दबाजी या देरी के आगे का रास्ता रोके हुए है। मिस, आपका कौशल वास्तव में भयानक है। एक भी गोली चूकने के बाद भी अकेले ही हमारे 30 भाइयों को मार डाला और फिर भी यहाँ तक भागने में सक्षम रही। आदमी ने धीरे से भावहीन होकर कहा, हालांकि मिस, हमने विशेष रूप से आपके लिए जो घात लगाया था उसने पहले से ही इसकी आशंका जताई थी, इसलिए हमने आपकी गोलियों के खत्म होने का इंतजार किया और इसलिए अब हम दिखाई दिए हैं। ब्लैकबीयर, मैंने अतीत में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, फिर तुम मेरे खिलाफ जाने के लिए मेरे पिता के साथ सांठगांठ क्यों कर रहे हो? महिला हौंफते हुए कहती है, लगातार दसियों दुश्मनों को मारने के बाद उसके अधीनस्थ पहले ही घायल हो चुके थे या मर चुके थे, और वह भी पूरी तरह से थक चुकी थी। ब्लैकबीयर नाम का आदमी जोर से हंसता है। मिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके और बॉस के बीच क्या विवाद हुआ। मैं ब्लैकबीयर का जीवन बॉस ने दिया था, स्वाभाविक रूप से मैं गैंग मास्टर की आज्ञा का पालन वफादारी से करूंगा। बिग मिस अतीत में मेरे प्रति दयालु रही हैं, लेकिन जिस क्षण से बिग मिस ने वेस्ट यूनियन सोसाइटी को छोड़कर रेड थॉर्न सोसाइटी की स्थापना की, मिस बॉस की दुश्मन बन गई हैं। इसलिए आप स्वाभाविक रूप से मेरी दुश्मन हैं और स्नेह के लिए कोई जगह नहीं बची है। मेरे पिता निरंकुश हैं और विवेकहीन होकर व्यापार करते हैं, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड भी उनसे शर्मिंदा है। वह आप सभी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उनकी नज़र में आप सभी सिर्फ उनके द्वारा पाले गए कुत्ते हैं। इतने सारे बुजुर्ग और भाई मेरे साथ छोड़ने को तैयार हैं, तुम इतनी जिद्दी और जिद्दी क्यों हो?
महिला जानती है कि अब उसके पास 10 से ज्यादा लोगों की गोलियों का सामना करने की ताकत नहीं है और वह उन्हें मनाने की अपनी आखिरी कोशिश ही कर सकती है। ब्लैकबियर अपना सिर हिलाता है। अभिव्यक्ति पहले की तरह ही ठंडी है। मिस, आपको बेचने से पहले मैं आपको एक वाक्य दूंगा। एक त्रिमूर्ति अमानवीय हो सकती है, लेकिन फिर भी वफादार होनी चाहिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ब्लैकबियर ने अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। उसके पीछे खड़े कई लोगों ने अपनी बंदूकें उठा ली और उनकी नालें 10 मीटर आगे खड़ी महिला की ओर तान दी। उस जीवन और मृत्यु के क्षण में, जब सभी बंदूकधारी ट्रिगर खींचने के लिए तैयार होते हैं, एक भूत जैसी चुंबकीय पुरुष आवाज सभी के कानों में आती है। अरे भाइयों, ये ठीक है कि तुम सब मुझे चांद देखने में बाधा डाल रहे थे, लेकिन तुम 10 से ज्यादा आदमियों को एक लड़की पर गोली चलाने की अनुमति तो नहीं दे सकते, है न? जब बात पुरुषों द्वारा महिलाओं पर गोली चलाने की आती है, तो नीचे दी गई बंदूक के अलावा तुम्हें किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब लोग देखो, वह बहुत सुंदर है। शब्दों के भीतर अफसोस से भरी आवाज है। तुम कौन हो? ब्लैकबियर ने सतर्कता से चारों ओर देखा, फिर भी उसे कोई छाया भी नहीं मिली। जो महिला पहले अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी, अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह अविश्वास से ऊपर अंतरिक्ष की ओर देखने लगी। एक आकृति दर्जनों बंदूकधारियों के सामने एक भूत की तरह आसमान से गिरती है, बिल्कुल यह मिथकों के पिशाच की तरह, मोहक चांदनी में, चुपचाप अपने विशाल काले चमगादड़ के पंख खोलकर और अपने तीखे पंजे फैलाकर। ये एक युवा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर थोड़ा आलसी, थोड़ा मजाकिया, थोड़ा जिज्ञासु, लेकिन सबसे बढ़कर तिरस्कार का भाव है। ब्लैकबियर को इस तरह की निगाहें पसंद नहीं हैं, लेकिन उसकी हड्डियों में डर का एक निशान पैदा होता है। तुम क्या हो? युवक कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अपना सिर घुमाकर महिला से पूछता है, अगर मैं उनकी देखभाल करने में आपकी मदद करूं, तो क्या आप मुझसे एक बात का वादा कर सकती हैं? मैं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो। खून की कमी से पीला पड़ा महिला का चेहरा इस समय थोड़ा लाल हो जाता है। वह कल्पना कर सकती है कि एक महिला को बचाने के बाद एक आदमी क्या चाहेगा, जिसमें अपना शरीर बलिदान करना भी शामिल है, लेकिन अभी उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि वह भी नहीं समझ पा रही है कि वह क्यों मानती है कि यह अजीब निहत्था आदमी दर्जनों बंदूकधारियों से उसकी कमजोर जिंदगी बचा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हें मरना ही होगा। ब्लैकबियर गुस्से में था। उसे नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं था, और वह पहला व्यक्ति था जिसने उस आदमी पर अपनी बंदूक तान दी। बम! उसी समय बंदूक की गोली थूथन में दिखाई देती है। आदमी गायब हो जाता है। जब वह फिर से प्रकट होता है, तो आदमी का एक हाथ पहले से ही ब्लैकबियर के सिर को पकड़ रहा होता है और वह उसे हल्के से घुमाता है। का ब्लैकबियर कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी दोनों आंखें गुस्से से खुली हुई हैं। वह अविश्वास और असंतोष से भरा हुआ है। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और उसकी गर्दन पहले ही टूट चुकी थी। अन्य सभी काले कपड़े पहने बंदूकधारी पुरुष भयभीत थे। समाज में कई कुशल लोग थे। ब्लैकबियर, जो भूमिगत मुक्केबाजी की दुनिया से उभरा था, रहस्यमय तरीके से ट्रिगर खींचते समय मारा गया। इस बेवकूफ भालू ने पहले ये कैसे कहा, यह सही है। मैं आप लोगों को एक वाक्य दूंगा, गोलियों जैसी कोई चीज केवल कमजोर लोगों के खिलाफ ही प्रभावी होती है। जैसे ही वह आदमी बोलना समाप्त करता है, उसका शरीर एक बार फिर धुंधला हो जाता है और वह अंधेरे में दर्जनों लोगों पर हमला कर देता है। जब भी वह किसी के पास पहुंचता है, तो वह एक को मार देता है। उसका हाथ सिर पर मार सकता है, गर्दन पर चुटकी काट सकता है या छाती पर मुक्का भी मार सकता है। जब तक कोई आदमी मारा जाता है, वह आदमी तुरंत जमीन पर गिर जाता है। इस दृश्य को नजदीक से देख रही महिला को यह समझने में कठिनाई होती है कि क्या हो रहा है। केवल इन गुंडों के घावों को देखकर वे सभी अप्रत्याशित रूप से अमानवीय मौतों से तुरंत मर गए, या तो सिर कुचले गए, गर्दन टूटी हुई या छाती बिखर गई। यदि इस आदमी के आगमन पर महिला ने अपने सामने इस आदमी की कल्पना एक सुंदरी को बचाने वाले नायक के रूप में की थी, तो इस समय उसके सामने यह आदमी वास्तव में मृत्यु का देवता है। ये सही है, उसे एक मृत्यु देवता जैसे व्यक्ति ने बचाया है और वह उसकी हर मांग को स्वीकार भी कर लेती है। वास्तव में उस समय यह महिला सोच रही थी, भले ही वह शुरू में सहमत नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि वह उसका विरोध नहीं कर सकती। एक इंसान दूसरे इंसानों को तो नहीं कह सकता है, लेकिन एक भगवान को नहीं के करीब भी कुछ नहीं कह सकता। सांस में किसी भी सस्पेंस के बिना इस लड़ाई को समाप्त करने के बाद युवक अपने हाथों को ताली बजाता है और धीरे धीरे महिला की ओर चलता है। चांदनी के नीचे वह मुस्कुराता है, जैसे कि उसने जो वध किया उससे उसे कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए। मेरा नाम शिवा है, आपका नाम क्या है? सुंदर।
रोज। रोज ने ध्यान भटकते हुए कहा। रोज, अच्छा नाम। शिवा हंसता है, शर्मिंदगी भरे भाव से अपना सिर खुजलाता है। उफ। मिस रोज, मैं अपना अनुरोध बताने जा रहा हूँ। कृपया, कृपया बोलें। रोज ने अपना सिर नीचे कर लिया, खुद को मारे जाने के लिए तैयार करते हुए। उसका दिल अनायास ही तेजी से धड़कने लगा। शिवा ने गंभीरता से कहा, मिस रोज, मुझे आशा है कि आज जो हुआ उसके बारे में आप किसी से बात नहीं करेगी। मैं किसी गिरोह के साथ परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपसे विनती करता हूँ। भीख मांग रहा है वह मुझसे। रोज आश्चर्य से अपना सिर उठाती है। इस क्षण में मानो दुनिया जम गई हो। केवल सामने अजीब मुस्कान वाला आदमी बचा है, थोड़ी ईमानदारी और थोड़ी गर्मजोशी के साथ। चेतावनी, उग्र उलझन के लिए NSFW। यादें शराब की तरह होती हैं, चाहे कितना भी समय बीत जाए, दोनों की खुशबू बरकरार रहती है। रोज और शिवा की पहली मुलाकात खूनी और नाटकीय दोनों थी। जब रोज की स्त्री आवाज ने उन यादों को बयान करना समाप्त किया, तो शिवा थोड़ा अवाक रह गया। आधे साल पहले ये दोनों लोग उस संयोग से परिचित हो गए थे। उस बिंदु से कभी कभार होने वाला अनौपचारिक आदान प्रदान एक नाजुक रिश्ते में विकसित हुआ, थोड़ा दूर, थोड़ा अस्पष्ट, थोड़ा रोमांचक। अपने लंबे काले बालों के साथ खेलते हुए रोज ने अपने घुटनों को गले लगाया, मादक मुस्कान के साथ कहा, शिवा, आपके प्रकट होने से पहले क्या आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रही थी? क्या मुझे बचपन में मेरी माँ द्वारा सुनाई जाने वाली परिकथाएं याद हैं? उन कहानियों में जब भी कोई कमजोर राजकुमारी किसी दुष्ट खलनायक से खतरे में होती थी, तो हमेशा एक शूरवीर कवच में प्रकट होता था और उसे दुख की गहराइयों से बचाता था। अंत में राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुशी खुशी रहते थे। मुझे हमेशा लगता था कि यह पंक्ति बेतुकी है, लेकिन तुमने इसे सच कर दिखाया। रोज ने अपनी खुश आंखों से शिवा को प्यार से देखते हुए कहा। शिवा अपनी नाक को छूता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा पक्ष इतना संवेदनशील और बचकाना होगा। हे, रोज हल्की से हंसती है। मैं इसे कैसे कहूँ? मुझे पता है कि मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, और तुम कोई चमचमाते कवच में कोई शूरवीर नहीं हो। हाँ, घटिया कवच में कोई शूरवीर भी नहीं, यहाँ तक कि कोई घोड़ा या कवच भी नहीं है। तुम बस एक भूत की तरह आसमान से गिरे। हालांकि उस समय मुझे लगा कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं थे। मैंने बस यही सोचा, काश भविष्य में मेरे साथ भी कोई ऐसा होता। उसे पूरे दिन मेरी रक्षा करने या हमेशा मुझे खुश रखने की जरूरत नहीं है। जब तक कि जब मैं और नहीं चल सकती, मुझे थोड़ा सहारा दे। जब मैं चोटिल होती हूँ, मुझे छाती से लगा ले। मुझे इतना असहाय न होने दे, इतना अकेला न रहने दे। बस यही मैं चाहती हूँ। रोज। शिवा अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके नम और नाजुक गाल को सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। अतीत में जिन महिलाओं के साथ मेरे संबंध थे उनकी संख्या 800 या 1000 तक पहुँच गई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा है, आपको अपनी परिस्थितियों के साथ एक मजबूत सहायक की आवश्यकता नहीं है। शायद एक ईमानदार, विश्वसनीय आदमी को ढूंढना जो पूरे दिल से तुमसे प्यार करता है, सबसे अच्छा होगा। यह अब संभव नहीं है। रोज की आंखें थोड़ी शरारती हो गईं। शिवा, क्या तुम बंदरों और उनके राजा के बीच के रिश्ते को जानते हो? बंदरों का समूह, उनका राजा? शिवा हैरान रह गया और पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंदरों के एक समूह में राजा सबसे मजबूत नर होता है। समूह की सभी मादा बंदर उस बंदर की संभोग साथी बन जाती है, क्योंकि मादा की प्रवृत्ति सबसे मजबूत साथी को चुनने की होती है। इस तरह उनकी संतानों में बेहतर जीन होंगे। बंदरों की तरह पूरे इतिहास में मानव समाज में लोगों ने भी इसी तरह से व्यवहार किया है। आपको क्या लगता है कि शक्तिशाली पुरुषों के पास कई पत्नियां और रखैले क्यों होती हैं? यहाँ तक कि जो लोग उनके साथी बनने के लिए मजबूर होते हैं, क्या आपको लगता है कि वे वास्तव में अनिच्छुक होते हैं? चूंकि उनके पास सबसे अच्छा हो सकता है, इसलिए उन्हें औसत दर्जे के लोगों से क्यों समझौता करना चाहिए? शिवा को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या इससे हम बंदर बन गए हैं? मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, जिस पल हम मिले थे, उस पल से लेकर अब तक मेरी नज़र में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। शायद तुम दुनिया के सबसे ताकतवर नहीं हो, लेकिन तुम मेरे दिल में सबसे ताकतवर हो। रोज की नज़र धीरे धीरे दृढ़ हो गई। वह सीधे शिवा को घूरने लगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शिवा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। 1 मिनट से अधिक समय तक चुप रहने के बाद शिवा के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे मजबूत होती गई। कुछ हद तक राहत मिली और कुछ हद तक चंचलता से उन्होंने कहा, आप वास्तव में एक मूर्ख महिला हैं। रोज के अतुल्य रूप से परेशान चेहरे पर अब खुशी का रंग दिखाई देने लगा।
उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तो क्या हुआ अगर मैं एक मूर्ख महिला हूँ, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे आने का मूल उद्देश्य क्या था? शिवा की निगाहें ऊपर नीचे घूम रही थीं, मानो वह अपनी आंखों से रोज की नाइट गाउन के नीचे के दृश्य को देखने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि रोज मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन शिवा की स्पष्ट कामुक नज़र से ये सब खिड़की से बाहर उड़ गया, क्योंकि वह अभी भी शर्मा गई थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था, एक दुर्लभ शर्मीली उपस्थिति को प्रकट करते हुए। तुम क्या करना चाहते हो? शिवा ने धीरे से रोज के खूबसूरत छोटे कान के लोब को पकड़ लिया और धीरे से मांस के उस कोमल टुकड़े को काट लिया। यही, जैसे कि उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो, रोज शिवा की छाती पर इस तरह झुक गई जैसे कि वह पिघल रही हो और हौंफने लगी। आज मैं तुम्हें खाने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम गुलाबी और कोमल मादा बंदर। रोज की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना शिवा ने एक दबी हुई कराह भरी रोज की छोटी कमर को जोर से जकड़ लिया और उस नर्म हड्डी जैसी आकृति को बिस्तर के बीच में फेंक दिया। रोज इस अचानक आशीर्वाद से स्तब्ध होकर अपनी आंखें बंद कर ली और शिवा को उसके शरीर को सहलाने और दबाने दिया, उसे चूमा, जबकि उसके दोनों छोटे हाथों ने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ रखा था। चिकनी रेशमी नाइट गाउन को दो खुरदुरे हाथों ने शरीर से अलग कर दिया। बर्फ की सफेद त्वचा हवा के संपर्क में आ गई, जिससे एक तीखी आकर्षण फैल गया, मानो वह त्वचा का 1 इंच भी नहीं छोड़ सकता था। शिवा का उग्र चुंबन छोटी नाभि से शुरू हुआ और चिकने पेट के साथ ऊपर की ओर बढ़ गया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के काले शिफॉन ब्रा को खोल दिया, डोडी कप या उससे ऊपर के कोमल मांस को अपने मुंह में डाल लिया, लगातार उसे कुतरता और चूसता रहा। शायद उसे इतनी परिपक्व महिला के शरीर का स्पष्ट रूप से आनंद लिए हुए काफी समय हो गया था। शिवा को लगा कि उसके उबलते खून को दबाना मुश्किल था। वाकई सुगंधित। रोज, जो आमतौर पर पहल करती थी, अब एक शर्मीली किशोरी की तरह हो गई है। इतनी खुलकर तारीफ सुनकर उसका शर्मीलापन और भी गहरा हो गया और वह जवाब देने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। अंत में, जब शिवा के होंठ रोज के चेरी जैसे होंठों को चूमते हैं, तो बिजली और आग की तरह दो गीली जीभें एक दूसरे के चारों ओर लगातार लिपट जाती हैं। रोज के मीठे रस ने शिवा को उसे अंतहीन रूप से खोजने के लिए प्रेरित किया, इस हद तक कि रोज को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और तभी शिवा अनिच्छा से अन्य जगहों को चूमता है। रोज अपनी पहली ज्वलंत उलझन में पूरी तरह से खो गई थी। उसका शरीर पानी की तरह मुलायम था, जिसका हर हिस्सा एक संवेदनशील तंत्रिका अंत में बदल रहा था। एकमात्र स्पर्श बार वाले गीले दलदल को और भी अधिक बहने की अनुमति देता था। एक बार जब शिवा ने दोनों के शरीर को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया, उसके एक हाथ ने रोज के गुप्त बगीचे को खोद दिया, तो अमृत की बाढ़ ने एक बार फिर शिवा के हार्मोनों को तेज कर दिया। ओह रोज मेरी जान, तो तुम इतनी संवेदनशील हो। नीचे जितना पानी है उससे तो नहाया जा सकता है। वो शर्म से खुद को रोक न पाने के कारण रोज ने मुंह फेर लिया। उसने ऐसी स्थिति का पहले कभी अनुभव नहीं किया था और बोलने में पूरी तरह असमर्थ थी, इसलिए वह केवल स्पष्ट रूप से विरोध कर सकी। शिवा, जो अब और सहन करने में असमर्थ था, अब और नहीं बोला। उसने अपना लंबा, भयंकर दिखने वाला ड्रैगन सिर बाहर निकाला और भयंकर रूप से रोज की कोमल फूल की कली पर टूट पड़ा। रोज को लगा जैसे उसका निचला आधा हिस्सा फाड़ दिया गया था। लंबे समय से प्रतीक्षित खुशी के साथ दर्द के उस क्षण ने उसके आंसुओं की 2 धाराएं छोड़ दी, और इसके बाद जो हुआ वह असंख्य प्रभावों की लहर के बाद लहर थी। कुछ समय के लिए कमरे का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। पुरुष की गहरी सांसें और महिला की लड़खड़ाती चीखें कमरे में गूंजने लगती हैं।